अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुषख्यातेः गुणमैतृष्ण्यम्. This is the body of sutras we have taken up for study in this module. As I said, the more you think, contemplate on the sutras, they will reveal to you the hidden implications and connotations. So you have to read them again and again, again and again, and yet again. So last time we were looking in the vrittis. We saw praman, viparya, and vikalpa, and I think I asked you to find out examples of klishta and aklishta. So I hope you have worked on it. Primarily, that which continues this samsara cycle. This wheel, it is called wheel of samsara, and it has 6 spokes, as a cycle wheel. In olden days, they used to have spokes. Now it is all cast, but we used to have spokes to the wheel. So this wheel, that wheel of samsara, has 6 spokes. Dharma, adharma. You can draw a diagram on your notebook. In your notebook, a wheel and 6 spokes. और उसके बीच में जो है वो चक्री जो है ना, बीच में पिवट उसका, तो वो 6 स्पोक्स है. धर्म, उसका अपोजिट अधर्म, मतलब 2 स्पोक हो गए, राइट. फिर उसका नेक्स्ट 2 स्पोक है सुख दुख. एक साइड सुख लिखो, दूसरी साइड दुख लिखो. और फिर 5वां और 6वां 2 स्पोक्स है राग और द्वेष. एक साइड राग लिखो, दूसरी साइड द्वेष लिखो. ओके. तो धर्मात् सुख, अधर्मात् दुख. धर्म से सुख उत्पन्न होता है और अधर्म से दुख उत्पन्न होता है. सुख उत्पन्न हुआ कि उसके प्रति राग मतलब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और दुख उत्पन्न हुआ तो उसके प्रति द्वेष, क्रोध, गुस्सा, ये सब उत्पन्न होता है. और ये दोनों जो है राग और द्वेष, ये तुम्हें और कर्म करने में प्रवृत्त करते हैं. दे मोटिवेट यू इन मोर कर्म, है ना. क्योंकि तुमको राग मतलब आसक्ति होगी तो तुम वो पाने के लिए कुछ तो होगा ही तुम्हारे हाथ से. और गुस्सा भी आ गया, अगर द्वेष भी किया किसी चीज का, तो उससे भी दूर रहने के लिए या उसको हार्म करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म होगा ही. वो कर्म फिर से 2 कैटेगरी में आएगा, धर्म या अधर्म. फिर से उससे सुख या दुख होगा, फिर से सुख और दुख के प्रति राग और द्वेष चिपकेगा. फिर कर्म होगा जो धर्म या अधर्म में कैटेगरी में आएगा, फिर सुख दुख. तो इससे निकलना ही पॉसिबल ही नहीं है. इससे निकलना, इट इज नॉट पॉसिबल टू कम आउट ऑफ दिस. और उसके जो सेंटर जो है, पिवट जो उसको घुमा रही है, वो अविद्या है.
तो वो जो सेंटर है, वो व्हील का जो सेंटर है, वहां पे ऐसा एरो करके अविद्या लिख दो। ओके, यू आर born in avidya, we are born in avidya, or which means that we are doomed the moment we are born, or rather it is because we are doomed we are born. It's a chance, it's a window. That is the importance of human life. ये अपने लिए विंडो खोल के दिया है, ऐसा विंडो खोला है, और वो बंद हो जाएगा, तुमको नहीं मालूम कब बंद होगा। तो यू गो टू ए शॉपिंग मॉल ना, ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है, यू वॉक इन, ऑटोमेटिक क्लोज होता है पीछे में, फिर अंदर तुम कुछ भी करो, शॉपिंग करो, वो जो भी करना है करो। तो वैसा लाइफ का विंडो ऐसा खुल गया है, फिर वो बंद हो जाएगा। उसके बीच में पूरा गेम है, बिकॉज दिस इज द ओनली स्पीशीज जिसमें कर्म स्वातंत्र्य है। बाकी कोई भी स्पीशीज में कर्म स्वातंत्र्य नहीं है, वो सब भोग योनिया है। इवन द हायर योनिस देन ह्यूमन बीइंग्स, जो देवों की योनिया है, विदेह प्रकृति लय, वो भी भोग योनिया है। उसमें चॉइस नहीं है। उनके दिमाग में, जैसे देवों के दिमाग में संकल्प आ गया कि वो हो जाता है, दे डोंट हैव द चॉइस टू रिट्रैक्ट इट। समझे क्या? हम लोग संकल्प विकल्प कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इस दिशा में जा सकते हैं, हम उस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन ये जो अपने से हायर लेवल के, अपने को ऐसा लगता है कि अपने से लोअर लेवल के लोग, जो स्पीशीज है, उनको चॉइस नहीं है। लेकिन अपने से जो हायर लेवल के जो देवगण हैं, उनको भी चॉइस नहीं है। उनके संकल्प, उनके भोग सब तय है। उनके चित्त में संकल्प उदित हुआ कि उसकी पूर्ति हो जाती है, वो उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये रिट्रैक्शन का मामला, कर्मण्य वाधिकार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ गीता विच वी डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टूड ना द ग्रेविटी ऑफ दैट श्लोका, then we will not make stupid choices in life. We make all the time, we make stupid choices, no? Because we don't understand the gravity of it. If you imagine the whole universe, huh? Just imagine that you are part of the whole universe, and there are n number of species in this universe, of which if you don't know, वहां पे aliens है, ये है। एलियंस को काय को जाने का? अपने प्लैनेट अर्थ पे ही इतने स्पीशीज है कि जो तुमको मालूम ही नहीं है। और जो सटल लेवल्स जो है, तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाहर का जो स्पेक्ट्रम है, वहां पे जो जीव रहते हैं, जो जीव वहां पे विजिबल है, उनके बारे में तुमको मालूम ही नहीं है। दैट रेंज इज ह्यूज। तो ये सब स्पीशीज में से you are the only one who has got a matter of choice, the freedom of choice. You're the only one. If you really understand the gravity of this statement now, you will stop making stupid choices. But we don't, because we are pulled by vrittis, vrittis. They are our samskaras. वो built in हो गया है अभी सब, built in, बना हुआ ही है वो। उसको ब्रेक करने का है, उसकी बात चल रही है अभी, ये जो यहाँ बात चल रही है। So yoga is breaking the old circuits. Yoga is reordering the pre-ordered circuitry. Do you understand? Our brain has a pre-ordered circuitry. We have set thought patterns, behavioral patterns, emotional patterns, सब तय है अपना। And somewhere in that, that chaos, we have lost our free will.
We don't even know how to exercise it. We even have started doubting that whether anything like free will really exists or not. Neuroscience is doubting it. But our Adhyatma doesn't doubt it. Krishna doesn't doubt it. Otherwise, Krishna would not have said it, no? कर्मण्यवाधिकार अस्ते, तेरे को चॉइस फ्रीडम है, इसका मतलब क्या है? तेरे को फ्री विल है. You can override any decision you take. You can override any vritti that has become your habit because the samskar has developed. And samskar, what is samskar? Samskar is the experiencing of your vasana. Once your vasana is an emotional thing, ना? भावनिक रहती है हमेशा वासना. एक बार उसका अनुभव हो गया कि उसका संस्कार बन जाता है, और वो संस्कारों से ही स्मृति खड़ी होती है. जैसी स्मृति होती है वैसे तुम कर्म करते हो. तुमको दूसरा कुछ तुम्हारे स्मृति में आता ही नहीं है. उस वक्त आया भी तो भी वो जो संस्कार पावरफुल है उसकी स्मृति ही सामने आएगी ना. मतलब एक सिचुएशन है, तुमको दो चॉइसेस करने हैं. एक चॉइस तुमको गलत रास्ते पे ले जाएगा और दूसरा चॉइस तुमको सही रास्ते पे ले जाएगा. अब तुमको ये मालूम है कि ये गलत चॉइस है, क्योंकि वो गलत चॉइस स्ट्रांग हो गया है. क्यों हो गया है? क्योंकि तुमने वो हजारों बार किया है. तुम वो गलत रास्ते पे हजारों बार चले हो, इसलिए वो संस्कार स्ट्रांग हो गया है. और फिर संस्कार जब जागता है तो हम उसको स्मृति कहते हैं. तो जब कंडीसिव सर्कमस्टेंसेस आ जाती है आसपास में, तब वो संस्कार जगता है, मतलब वो स्मृति आ जाती है. दिमाग में स्मृति आई कि पूरा दिमाग में वो छा जाती है, और फिर तुम वैसा बिहेव कर देते हो. उस वक्त उसके ऑपोजिट एक्शन वाली जो स्मृति रहती है वो वीक रहती है. वो रहती है लेकिन वो बहुत वीक पड़ जाती है, क्योंकि उसका संस्कार भी वीक रहता है, क्योंकि उस रास्ते पे तुम कम चले हो. सीधी बात है ना. जिस रास्ते पे ज्यादा चले हो वहां पे वो पगडंडी ज्यादा गहरी रहेगी तुम्हारी फुटफॉल से, और जिस रास्ते पे नहीं चले हो वो वीक है. समझ में आ रहा है कि कैसे विपरीत हमारा चॉइस होता है. और जैसे संस्कार वैसी वृत्तियां, जैसी वासनाएं वैसी वृत्तियां. और संस्कार और वासनाएं क्लेश निर्माण करती है, क्लेश उनको प्रबल करते हैं. ये सब हैंड इन ग्लो चल रहा है इनका. ऐसा क्या होता है कि आईना, मिरर, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होना ही है, और होता होता भी है, उसमें कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अभी. वह जो कारण है, जिस कारण नहीं हो रहा है, उस कारण के को जब चित्त आलंबन बना लेता है तब निद्रा घटित होती है. अब नेचुरली सवाल है कि भैया वो कारण क्या है, हमको बताओ क्या कारण है, क्या कारण है, कारण बताओ. ओके. दैट कारण इज ब्रह्म रूपता. बहुत सुंदर सांख्य सूत्र है कि समाधि सुषुप्ति मोक्ष ब्रह्म रूपता. मतलब समाधि, सुषुप्ति मतलब ये निद्रा जिसकी अभी बात चल रही है, और मोक्ष, ये तीनों को इक्वेट किया है, तीनों को ब्रह्म रूपता कहा है. मतलब गहरी नींद में, निद्रा में तुम और अहम ब्रह्मास्मि अवस्था में रहते हो. तुम उस वक्त ईश्वर के आलिंगन में रहते हो. कैन यू इमेजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, तुम्ही ईश्वराच्या मिठीमध्ये असता, घट्ट मिळगलेले ईश्वराला. अजून काय पाहिजे तुम्हाला यार? व्हाट एल्स डू यू रिक्वायर इन लाइफ? जस्ट दिस रियलाइजेशन. लेकिन तो जब सांख्य में इस तीनों को इक्वेट किया,
तो स्टेट तो इक्वेटेड है, लेकिन समाधि में सत्व प्रबल रहता है। वह चित्त जो है समाधि वाला, वो सत्व बहुल कहते हैं उसको, सत्व बहुल रहता है। इसलिए उस ब्रह्म रूपता का साक्षात अनुभव उस योगी को होते रहता है। निद्रा में तमस बहुल रहता है शरीर, क्योंकि शरीर की वो आवश्यकता होती है कि तमस बहुल हो जाए। तो वहां पे शरीर की भी आवश्यकता होती है और चित्त की भी आवश्यकता होती है कि जाके जरा थोड़ा मम्मी के गोद में सो जाओ, बहुत उछल कूद कर लिया, थक गया हूँ, नहीं सोया तो पागल हो जाऊंगा, ये पागलपन से मेरे को अभी जाके मम्मी के गोद में सोने का है। तो वहां पे मम्मी की गोद में सो जाता हूँ, बॉडी को भी फुल रेस्ट करने का है। तो वो बॉडी रेस्टिंग जो है, उसके लिए तमस का बहुल होना, प्रधान होना आवश्यक रहता है। अदरवाइज यू विल बी सो जिटरी जिटरी। तो दोनों चीजें आवश्यक है वहां पे, कि शरीर को आराम देना है, क्योंकि वो डीप स्लीप में जब शरीर जाएगा तभी उसका रिपेयरिंग शुरू हो सकता है, रिजुविनेशन शुरू हो सकता है, रिकूपरेशन शुरू हो सकता है, बैलेंसिंग शुरू हो सकता है। और उस वक्त उस चित्त को, इसलिए मांडुक्य उपनिषद में जिसमें ओम का वर्णन है, अ उ म, अ इज जागृति, उ इज स्वप्न एंड म इज निद्रा। निद्रा को बहुत महत्व दिया है, उस स्टेट को प्राज्ञ कहा हुआ है। ऐसा कहा है मांडुक्य में कि जैसे कि तुम्हारे मैनिफेस्टेशन जो है, तुम्हारा ये पंचमहाभूतों का ये पूरा जमघट सांख्य वाला 25 तत्वों का, उसका जैसे कि लय हो जाता है निद्रा में, और फिर वहां से वापस उसका उद्भव होता है जब तुम जागते हो। सो निद्रा हैज बीन गिवन अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मांडुक्य उपनिषद। वो अ उ म का जो मकार है, वो वाला। इसलिए कन्वेंशन ये भी है कि ओम जब कहते हो तो ओ, और उ का ओ बनता है, तो वो ओ थोड़ा शॉर्ट रखना मकार से, और मकार को जितना लंबा ले जा सकते हो टिल इट डिसॉल्व्स, उतना लंबा ले जाओ। दैट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर यू साइकोसोमैटिकली। तो निद्रा को वृत्ति कहा है, क्योंकि निद्रा से जब तुम जागते हो तो तुमको तीन प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। एक तो, हाँ मैं इतना शांति से सोया था, फीलिंग सो फ्रेश, ये एक अनुभव है, तो उसे सात्विक निद्रा कहते हैं। यू गॉट प्रॉपर स्लीप। दूसरी, तुम उठते हो और बिल्कुल यू डोंट फील रेस्टेड, यू फील चिड़चिड़ा, एजिटेटेड, अनरेस्टेड, दैट इज राजसिक निद्रा। और कभी कभी तुम उठते हो तो ऐसे पूरे ज़ॉम्बी जैसे उठते हो, ऐसे, तो दैट इज तामसिक निद्रा। तो निद्रा के बाद में तुम्हें अनुभूति होती है कि मैं किस क्वालिटी की निद्रा में था, इसलिए भी वह वृत्ति है। और जो कुछ भी उसमें विलीन हो गया था, जो कुछ भी लय हो गया था, वो वैसे के वैसे बाहर निकलता है। वैसे के वैसे वो बाहर निकलता है। हाँ, तुमको चेंज लगता है क्योंकि तुमको टाइम लैप्स मिला हुआ रहता है वहां पे, लेकिन कुछ मूलभूत बदल करके तुम बाहर नहीं निकलते हो उसमें से, निद्रा में से। कि जैसे कोई संस्कार ही बदल गए, हाँ हाँ, ओके, आई एम फीलिंग अ डिफरेंट मैन, दैट इज फाइन, बट दैट इज ड्यू टू योर सात्विक स्लीप and due to the times that has elapsed in between about which you were not aware, and that is why you feel afresh.
लेकिन जो संस्कार अंदर गए थे वही संस्कार बाहर निकले हुए हैं। समझे ना? वो ऐसा नहीं होता कि वो नींद में वालिया गया और वाल्मीकि जाग गया नींद में से। ऐसा ऐसा नहीं होता। वो वाल्मीकि होने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ओके, देन वी कम टू द फाइनल वेरी ब्यूटिफुली पुट सूत्र, अनुभूत विषय असंभ्रमोश स्मृति। असंभ्रमोश शब्द समझो। अब मोश, असंप्रमोश में मूश धातु है मोश में। मूश मतलब गायब होना या चुरा लेना, किसी ने चुरा लिया या गायब हो गया। अरे मेरा चश्मा अभी था इधर, कहाँ गायब हो गया, गायब हो गया, मतलब गायब हो जाना, मूश का मतलब। और संप्र मतलब टोटल गायब, टोटल गायब हो गया, नामो निशान नहीं बचा। और उसको अभी लगा के उसका भी निगेशन किया है पतंजलि ने। मतलब पहले उन्होंने उसका एकदम पावरफुल बनाया उसको, कि सिर्फ मोश नहीं, संप्र मतलब टोटली गायब, जो नहीं होता लगा के अनुभव जो तुमने किया है विषयों का, उसको स्मृति कहते हैं। So what was the need for him to make such a cryptic definition? कि जो मतलब जो पूरी तरह से अच्छी तरह से भुला नहीं सकते, अनुभूत विषय जो, it means in simple words, you have a memory, you have a recall capability, but it is selective. Your memory is selective. तुमको जो चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, जो भूलना चाहते हो, वो भूल जाते हो। मैंने कब कहा था? मैंने नहीं कहा था ऐसा है, कुछ भी बोलता है, मैंने नहीं कहा। होता है ना ऐसा? और तूने ही तो बोला था, you said it, because like this you can't forget। वो अगला भूल गया है क्योंकि उसको भूलना था, सिलेक्टिव है। लेकिन तुम भी सिलेक्टिव हो, तुम नहीं भूलोगे। आई नेवर फॉरगेट, तुम बोलोगे, है ना? और वही सिचुएशन शायद उल्टी हो जाए तो तुम बोलोगे, मैंने कब बोला था? "हाँ, कुछ भी बोलता है। So the point is, your memory is selective, and who selects that? Your kleshas, क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश सिलेक्ट करते हैं कि तुम्हारी मेमोरी कैसी रहेगी। जो तुम चाहते हो, जिसके प्रति तुम्हें राग है, आसक्ति है बहुत, उसकी मेमोरी अच्छी रहेगी। और जिसके प्रति तुम्हें द्वेष है बहुत, उसकी भी मेमोरी अच्छी रहेगी, वो भी ताजा रहेगी। जब तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी जो है ना, वो फालतू चीजों में इतनी उलझी हुई रहती है। ये सब क्लेशों के कारण, राग द्वेष, अभी लाग रोग असूया मत्सर, inversion, aversions, and likes, dislikes, unresolved issues, anxieties, worries, regrets, इतना मेमोरी ने ऑक्यूपाई करके रखा है वो। अब जैसे, और ये सब क्लेशों के कारण है, क्योंकि वो क्लेश आर डिक्टेटिंग। क्लेश आर योर कॉग्निटिव शॉर्टकट्स इनफैक्ट। वो इतने डीप एम्बेडेड है ना, वो डायरेक्ट एक्सेस तो वो रेडी रेकनर जैसा है। इनकम टैक्स का रेडी रेकनर रहता है ना, कितना इनकम हुआ, फटाक से रेडी रेकनर रेफरेंस, हाँ इतना टैक्स। वैसे जो भी इवेंट्स तुम्हारे लाइफ में होते रहते हैं ना, इंस्टेंट रेडी रेकनर वो क्लेश है उधर। हाँ, राग आसक्ति, राग आसक्ति कितना फुलफिल हुआ, इतना, हाँ ठीक है ये वो। द्वेष कितना, हाँ इतना, चलो ठीक है, इसको रिकॉर्ड करो, इसको छोड़ दो, इसको।
Constantly this is going on. So when the texture of kleshas changes, तुम्हारी मेमोरी फ्री हो जाती है। जैसे लैपटॉप में मेमोरी या फोन में मेमोरी, अरे मेमोरी फ्री करो यार, फालतू का जंक पकड़ के रखा है, जंक, रिमूव दैट जंक। करते हो ना तुम लैपटॉप में और फोन में, मेमोरी फ्री करो, मेमोरी फ्री करो। तो वो क्लेश जब शांत, वो उनका क्षीण हो, तनु होते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे, तो मेमोरी फ्री होती है। और फिर तुमको चीजें याद रखना आसान है, आसान जाने में। समझे क्या? योर मेमोरी विल इम्प्रूव, योर मेमोरी विल इम्प्रूव। अच्छा, इन्होंने इधर कहा है पतंजलि ने कि अनुभूत विषय, जो भी चीज तुमने अनुभूत की है, इनफैक्ट तुम्हारा चित्त विभू है। विभू मतलब इन्फिनिट। तुम्हारी मेमोरी भी विभू है, इन्फिनिट है। तुम्हारी मेमोरी का कोई अंत नहीं है। समझे? लेकिन ये वो ह्यूमन बॉडी में वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये अविद्याग्रस्त है। ये जो स्पीशीज हम लोग को मिली है, ये अविद्या के कारण मिली है। कि अविद्या को भैया विद्या में कन्वर्ट कर ले, एक और एक चांस तेरे को दे रहे हैं। इट्स अ वन मोर चांस ना, दिस ह्यूमन लाइफ इज अ वन मोर चांस, कि वो अविद्या को कन्वर्ट कर ले विद्या में। तुम सब याद रख सकते हो, ये ह्यूमन बर्थ में तुमको सब याद नहीं आ सकता। लेकिन तुम अगर ट्रांसेंड हो गए इन द अपर रेल्स, विदेह और प्रकृति लय कहाँ है, पतंजलि ने उनको नाम दिया, विदेह और प्रकृति लय। उनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज रहती है, लेकिन ब्रॉडली वो दो कैटेगरीज है, विदेह और प्रकृति लय। वो लेवल में जब तुम जाओगे तो तुमको सब कुछ याद आने आएगा, तुम्हारे सब जन्म दिखेंगे तुमको, अक्रमम दिखेंगे, लीनियल नहीं दिखेंगे कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जैसा अभी ये हमारा जो मेमोरी है ये लाइफ का, वो लीनियल है ना। मतलब मेरे मेरे पैदा हुआ तब तुम शायद 2 साल के थे, 4-5 साल के थे, कुछ कुछ याद है तुमको, कुछ फ्लैशेस ऑफ मेमोरी है ना। फिर तुम 8-10 साल के हुए, कुछ याद है, 12-14 साल का कुछ याद है, 18 साल का, 16-18 साल का कुछ याद है, 20-21 साल का, ऐसे। सो योर मेमोरी इज फ्रेगमेंटेड एंड इज इन लाइन, इट इज लीनियल, वो टाइम स्केल पे है। लेकिन वो लेवल पे वो कोई टाइम स्केल रहता ही नहीं है वहां पे, तो उनको एक साथ सब दिख जाता है। इसमें ना, इस पर से मुझे याद आया, कर्म के सिद्धांत में एक बहुत इंटरेस्टिंग टेनेट है। तो जब तुम एक्चुअली तुम मरते जो हो ना, उस वक्त क्या होता है तुम्हारे चित्त का, व्हेन यू डाई, द मोमेंट ऑफ डेथ, अगेन ये शरीर छूट जाता है ना, तो ये शरीर के साथ का जो टाइम है वो भी छूट जाता है। मतलब यू आर बियॉन्ड दिस ह्यूमन टाइम जो है अपना, ये साल, महीने, दिन, मिनट, सेकेंड, वो तुम्हारे लिए छूट जाता है। वो भले ही वो डेथ सर्टिफिकेट पे दोपहर को 4:35 पे मौत हुई वगैरह लिखेगा, लेकिन उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। द मोमेंट ऑफ डेथ, तो उस वक्त एक स्कूल ऑफ थियोरी ऑफ कर्मा ऐसा मानती है कि तुम्हारा पूरा लाइफ, और सब स्कूल्स यही मानते हैं, थोड़ा बहुत फर्क है उनके इसमें अंडरस्टैंडिंग में, तुम्हारा पूरा लाइफ उस क्षण में अक्रम, अक्रम मतलब नॉट लीनियरली तुम्हारे सामने फ्लैश होता है। और वो फ्लैश हो सकता है वहां पे, वो लेवल पे, क्योंकि तुम ये ह्यूमन लेवल छोड़ दिया है तुमने उस वक्त, यू आर डेड। एक सेकेंड के अंदर, मतलब वहां पे एक सेकंड का भी मायना नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। वो पूरा लाइफ फ्लैश होता है, और उसमें जो प्रधान कर्म है, और यही लाइफ फ्लैश नहीं होता, पूरा चित्त का लैंडस्केप फ्लैश होता है, मतलब पहले का भी
और वो सब मिलकर जो है प्रधान कर्म, जो बहुल कर्म है, दैट कर्म विच इज गोइंग टू डिसाइड योर जाति, आयु एंड भोग, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो जो कर्म बहुल रहेगा, पावरफुल, प्रबल रहेगा, वो कर्म की ही डिक्री है कि वो अगर बहुल रहा तो इस जाति, आयु और भोग में जाना पड़ता है। यह नियम है प्रकृति का, तुम्हारा नहीं। तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ रियलाइज करते हो, और तुम खुद खुद को सेंटेंस करते हो। यू सेंटेंस योर सेल्फ। देर इज नो बडी देयर टू सेंटेंस यू। वहां पे कोई चित्रगुप्त वगैरह नहीं बैठा है कि जो तुम्हारा बही खाता देखेगा और बही खाता देखकर वो, अरे हाँ इसको, अरे अशित, अरे वाह वाह वाह, स्वर्ग में जाने का है क्या? ऐसा कुछ नहीं। वहां पे, कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस, कि तुम खुद ही सेंटेंस करते हो खुद को। तुम खुद ही खुद को सेंटेंस करते हो, दूसरा कोई सेंटेंस नहीं करता। तुम्हारा ही लाइफ लाइफ तुम्हारे सामने फ्लैश होता है, उसमें का बहुल कर्म तुमको ही प्रेरणा देता है। वहां पे कोई डाउट नहीं रहता है, लॉ एकदम क्लियर है। वो तुम्हारा ही कर्म तुमको ही प्रेरणा दिया देगा कि अरे भाई अब इस योनि में तेरे को जाना है, तुम खुद को सेंटेंस करके वहां चले जाओगे। वहां पे कोई बैठा नहीं है, ब्रह्मदेव ये वो कोई नहीं बैठा वहां। वहां पे तुम ही कल्प्रिट हो, मतलब तुम ही डिफेंडेंट हो, तुम ही प्लेंटिफ हो, तुम ही प्रोसिक्यूटर हो, तुम ही डिफेंस लॉयर हो, तुम ही जज हो, तुम ही कोर्ट ऑफ लॉ हो, सब तुम ही तुम हो। समझे क्या? इज इट नॉट स्केरी? ओके, सो दैट वाज ऑन द साइड। थियरी ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और बहुत इंटेलिजेंटली उसको डिजाइन किया गया है। वो तुम्हारा सब लॉजिकली आंसर करता है, तुम्हारे सब क्वेश्चंस। इन्फ्रेंस से तुमको वो मानना पड़ता है। कभी चांस आया तो विल स्पीक अबाउट थियरी ऑफ कर्मा। ओके, Patanjali has of course put it in the sutras. All right, so here we have come till अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। तो अभी ये 5 वृत्तियां हमने देखी है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध किया जाता है। अब ये अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, ये देखेंगे। तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। अब तुम अगर फिर से ये सब वृत्तियों के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करोगे ना, प्रत्यक्ष में हूँ मैं, कभी अनुमान करते रहता हूँ, फिर कभी आगम के भरोसे चलता हूँ, तो कभी आउटराइट विपर्य में चला जाता हूँ, मिथ्या ज्ञान को ही पकड़ कर रखता हूँ, जबकि जानता हूं कि ये वैलिड नॉलेज नहीं है। लेकिन वो जैसा अभी जब देखा कि संस्कार इतने प्रबल है
कि वो वैसी मुझसे बर्ताव करवाते हैं। अच्छे संस्कार वीक है, बुरे संस्कारों की स्मृति मेरे दिमाग को ऐसा फ्लड करती है, और वो फ्लड करने के बाद मेरे को दूसरा कुछ दिखता नहीं है। वैसे ही कर्म होते हैं, फिर से वो धर्म या अधर्म होंगे, फिर सुख दुख होगा, फिर राग द्वेष पैदा होंगे, फिर कर्म करवाएंगे। फिर कभी विकल्प में रहता हूँ तो कभी मैं अपने सपनों की दुनिया दुनिया में चला जाता हूँ। सोचने में ही पूरा एनर्जी, जो सात्विक एनर्जी जो है मेरी, वो पूरी सोचने में ही खत्म कर देता हूँ। मतलब मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फलाना होगा, फिर 1 महीने 2 महीने बाद ऐसा हो करूंगा, 3 महीने बाद ऐसा करूंगा, 4 महीने बाद ऐसा करूंगा, फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, बस सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, करेगा कुछ नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचने में, विकल्प में बहुत एनर्जी लॉस होता है। हाँ, ये बात ख्याल में रखना। विकल्प में बहुत एनर्जी लॉस होता है, अननेसेसरी एनर्जी लॉस होता है। इट इज जैसे शेख चिल्ली है ना, शेख चिल्ली की कहानी मालूम है सबको। हाँ? हम इतना सोचते रहते हैं, और वो विकल्प में जो विकल्प में भी आनंद मिलता है ना हमने को, अपने को। विकल्प में आनंद कैसे मिलता है? शेख चिल्ली जैसा सेम, कि मैं बैठा हूँ और मैं किताब लिखूंगा, मेरे को नोबेल प्राइज मिलेगा। मिल गया नोबेल प्राइज वहां पे मैं। हाँ, स्वीडन में हूँ अभी मैं फिलहाल। होता है ना। तो क्या हो रहा है, सात्विक एनर्जी बर्न हो रही है यहाँ पे, बर्न इन रियल टाइम। तो इसलिए कभी भी ज्यादा जो संकल्प करते हो ना, उसका ज्यादा चिंतन नहीं करने का कभी भी, आई एम टेलिंग यू। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, सबका ही सपना, अपन संकल्प करते हो फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। अरे भैया, तू उसमें बर्न कर रहा है तेरा फ्यूल, और जब एक्चुअल करने का टाइम रहता है ना, तब वो होता ही नहीं है। बी अवेयर ऑफ दिस। है तो विकल्प, विकल्प हमको, हमारे हमको आ जाए तो प्रमाण में घुसे हैं, नहीं तो विपर्य में घुसे हैं, नहीं तो विकल्प में घुसे हैं, नहीं तो सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं, हाँ हाँ, और नहीं तो मेमोरी में है ना, मेमोरी में। भूत जे फक्त आठवे, भविष्य जे फक्त जाणवे, वर्त जे ना सापडे, तरी परितयातची जो सदा व्यग्र राहे, तो एक पढ़त मूर्ख। रामदास स्वामी ने डेफिनेशन दिया है दासबोध में, कि लर्नेड फूल कैसा रहता है। तो वो ऐसा रहता है कि भूत जे फक्त आठवे, what can you do with the past? You can only recall it, but you don't only recall it, you recall it with all the associated emotions, and make your current time miserable. So your present moment has got nothing to do with the emotions of that recall of the past. Or you think of the future. What can you do with the future? Bhavishya je fakta janave. You can only sense it. It is not arrived yet. So you can only imagine, और विकल्प शेख चिल्ली बन सकते हो। एंड ये प्रोसेस में यू वर्तमान वर्त जेना सा पड़े, प्रेजेंट तुम्हारा लॉस हो जाता है, प्रेजेंट मोमेंट स्लिपिंग बाय लाइक दैट, पता ही नहीं चल रहा है। ये रियलाइजेशन रहने के बाद भी जो उसमें उलझा रहता है पास्ट और फ्यूचर में, वो एक लर्नेड फूल है, ऐसा कहते हैं रामदास स्वामी। तो अब ये क्या हो रहा है, ये सब इट इज सो डिफिकल्ट ना। मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि कब वो मेरा माइंड चित्त भग जाएगा, कब प्रमाण में रहेगा, कब विपर्य में रहेगा, कब क्लिष्ट में रहेगा, कब अक्लिष्ट में रहेगा, कब विकल्प में जाएगा, कब मेरे को नींद आएगी, तो कब मैं नींद आती भी नहीं है, टाइम पे कहाँ नींद आती है, नींद भी नहीं आती। फिर मेमोरी में मैं पुरानी यादों में उलझा हुआ रहता हूँ क्या,
हाँ यार, इसमें से कैसे निकलूं मैं? तो पतंजलि यहाँ कह रहे हैं, बड़ा सिंपल उन्होंने बताया। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। यार तू एक स्टेज में रह, एक स्टेज में रहने का अभ्यास शुरू कर। तत्र स्थितो, तो कौन सी स्टेज, फिर कौन, तू कौन सी चुनना चाहता है, तू बता मेरे को। पतंजलि पूछ रहे हैं तुमको। तो फिर तुम निद्रा में। हाँ आइडिया, निद्रा स्टेट। वो तो नहीं चलेगा ना, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। मेमोरी में रहना चाहोगे, मेमोरी में कितने देर टाइम मेमोरी, कुछ आगे फायदे की बात सोचो ना यार। मेमोरी में विकल्प में कितना रहोगे? विपर्य में रह नहीं सकते। तो अगर स्थित रहना है तुमको, हेल्दी, मतलब आई वांट टू कीप माय माइंड हेल्दी, तो पतंजलि बोल रहे कि तू यार ये सब इतना, पांचों चित्त वृत्तियां और कितना जमघट, तू स्टार्टिंग सिर्फ अपन एक वृत्ति में तू रहने का ट्राई करना शुरू कर दे अभी। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योगाभ्यास। तो ऑब्वियसली तुम प्रमाण चुनोगे, सब सोचोगे तुम, है ना? और वो प्रमाण भी चुनोगे तो कौन सा, क्लिष्ट चुनोगे या अक्लिष्ट चुनोगे? ऑफ कोर्स अक्लिष्ट चुनोगे। मतलब अक्लिष्ट मतलब क्या, जो सात्विक रहेगा। मतलब यहाँ पे वी आर अराइविंग एट द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तत्र से तो यत्न अभ्यास मतलब मेडिटेशन ऑफ कोर्स। तो हियर वी आर चूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड वी आर ओनली शॉर्टलिस्टिंग इट। तो ठीक है भैया, प्रमाण कैटेगरी का चाहिए अपने को। तो प्रमाण में भी तीन है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष मतलब तुम्हारे आंखों के सामने, अगर त्राटक कर रहे हो, आंखों के सामने ज्योति है, त्राटक करो। आंखों के सामने कृष्णा की मूर्ति है, तुम्हारा चहेता भगवान अगर श्री राम है, उसकी मूर्ति है, तो वो आंखों के सामने रखो, या आंख बंद करके भी वही मूर्ति रखो, बंद आंखों के सामने। प्रत्यक्ष हो गया, है ना? अनुमान करो, तुमको किसी ने बताया है कि ऐसा, एक अनुमान मतलब इन्फर करो, इन्फरेंस। तो इन्फर करो कि एक डिवाइन लाइट तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित हुई है, एंड यू नो द हार्ट है ऐसा एक डिवाइन ज्योत ऐसी, देवते सतत देवते हैं, ऐसा विजुअलाइज करो। मैं इन्फर करो, ऐसा खुद ही इन्फ्लुएंस में जाओ, खुद ही इन्फर करो। ऐसे बहुत सारे पावरफुल अच्छे अच्छे टेक्निक्स है। जैसे हार्टफुलनेस करके ये है, बहुत बड़ी संस्था है हार्टफुलनेस। गूगल करना हार्टफुलनेस कभी, फाइंड आउट अबाउट इट। पहले उनका नाम सहज मार्ग था, उसको वो श्री रामचंद्र मिशन भी बोलते हैं, हार्टफुलनेस भी बोलते हैं। जस्ट गूगल इट, फैंटास्टिक वर्क दे आर डूइंग। तो उनकी एक प्रोसेस है, रोज शाम को वो जब सोने को जाते हैं, वो सब अभ्यासी उनके, तो वो क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। मतलब ऐसे बैठते हैं और 10 मिनट लिए विजुलाइज करते हैं, 10 मिनट के लिए, कि पीछे से, मतलब मेरे यहाँ से, बैक ऑफ द स्कल से लेकर तो मेरा टेलबोन तक, पीछे का पूरा पीछे से स्मोक फॉर्म में या वेपर फॉर्म में दिन भर में जितने भी संस्कार हुए हैं सब निकल के जा रहे हैं। सब एवरीथिंग खाली हो रहा है पूरा, सब संस्कार अच्छे बुरे सब वहां पे, नो कैटेगराइजेशन, सब ऐसा वो विजुलाइज करते हैं 10 मिनट। और फिर देन यू रियली बिगिन टू स्टार्ट टू फील एम्प्टी, यू नो, फुल एम्प्टी। तब यू हैव टू विजुलाइज ये डिवाइन लाइट इज एंटरिंग योर हार्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड कवरिंग योर होल सेल्फ। ऐसा एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है। तो उस वृत्ति में रहना, ये भी वृत्ति है। अब ये विकल्प वृत्ति होगी, लेकिन अक्लिष्ट विकल्प हो गया ना। इमेजिन कर रहे हो तुम, शब्द ध्यान से इमेजिन कर रहे हो, तो अक्लिष्ट वृत्ति में ही रहना पड़ेगा तुम।
अब सबोर पत्थर की मूर्त है राम की, उसके ऊपर तुमने राम लल्ला को सुपर इम्पोज कर दिया, तो ये तो क्लासिकल केस है विपर्य का। तद्रूप प्रतिष्ठम, वो स्टोन का और उसका कोई, वो रामलला तुम्हारे चित्त में है, उस पत्थर में नहीं है। पत्थर में तो फिर तो वो हर तत्व में है, वो ब्रह्मा तो हर तत्व में है, वैसे वो पत्थर में भी है, लेकिन तुम्हारा स्पेशल कनेक्शन वो पत्थर के साथ हो गया है क्योंकि तुमने उसके ऊपर प्रतिष्ठापना की है। तुमको एखादे एखादी स्त्री से प्रेम हो जाता है तो क्या होता है, तुम उसके ऊपर प्रतिष्ठापित करते हो, तुम्हारी जो एक खूबसूरती की, एक स्त्रीत्व की जो संकल्पना होती है, वो तुम उसके ऊपर प्रतिष्ठापित करते हो। औरों के लिए वो स्त्री तो सामान्य स्त्री रहती है, किसी के लिए वो माँ रहती है, किसी के लिए बहन रहती है, किसी के लिए नौकरानी रहती है, किसी के लिए और स्कूल टीचर रहती है, कुछ भी रहती है, लेकिन तुम्हारे लिए वो प्रेमिका बन जाती है कि प्रतिष्ठापना तुमने की हो। समझे क्या? तो वृत्तियां अक्लिष्ट है कि तो यहाँ पे ऑब्वियसली तत्र स्थितौ यत्न अभ्यास, कि यत्न पूर्वक एक वृत्ति में रहने का अभ्यास मुझे करना है, तो वो वृत्ति अक्लिष्ट ही रहेगी। ये समझ में आ रहा है कि इतना? सो सिलेक्ट, और फिर ये अभ्यास जब करते रहोगे तो फिर तुम्हें अक्लिष्ट वृत्तियों में रहने की आदत डेवलप होने लगेगी। तुम फिर एक अक्लिष्ट, स्टार्टिंग में तुम एक अक्लिष्ट चुनोगे अभ्यास के लिए, तय कर लो कि रोज में एक टाइम अलॉट कर लो, एक टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, सुबह शाम जब भी तुमको फ्री टाइम हो बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, दैट इज नेसेसिटी। बस वो इतनी कंडीशन है, बाकी चेयर पे बैठो, नीचे बैठो, कहीं बैठो, वॉल सपोर्ट लेके बैठो, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होना, दैट इज द रिक्वायरमेंट। और वो 10 मिनट के लिए जो भी ऑब्जेक्ट तुमने चुना है जो अक्लिष्ट है, बस उसी के ऊपर चिंतन करते रहो। यूज ऑल द मेटाफोर्स यू कैन। ये मेरे चित्त का आईना है और इस आईने में अभी वो मेरा ऑब्जेक्ट ही प्रतिबिंबित हो रहा है, और मैं उस आईने में देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ वही दिख रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं दिख रहा। दूसरा आते हैं, दूसरे विचार आ रहे हैं और ऐसे टकरा कर लौट जा रहे हैं, वो आईने को टकरा कर बार ही बार लौट जा रहे हैं, आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन वो अंदर उनको मिरर में एंट्री नहीं मिल रही है। उनको मेरे वो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में उनको एंट्री नहीं मिल रही है। रिफ्लेक्शन में ये जो मैंने चुना है ये एक ही ऑब्जेक्ट है, और दूसरे आके टकरा के जा रहे हैं वापस, और 10 मिनट के लिए यही ऑब्जेक्ट रहेगा। एंड देन बस दैट इज योर अभ्यास ऑफ टेट, स्टार्ट डूइंग इट, सच ए सिंपल प्रोसेस। तो उससे क्या होगा, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा चित्त का, एकाग्र भूमि की। चित्त की 5 भूमियां रहती है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त मतलब जो बहुत वेवरिंग माइंड रहता है, देखो कोई कोई लोगों का मेंटल हॉस्पिटल में, पागल लोगों का एक्सट्रीमली वेवरिंग, की एक जगह स्थिर है ही नहीं, उनकी खुद की कुछ धरोहर है ही नहीं, कॉन्स्टेंटली वैसिलेटिंग, वो क्षिप्त चित्त है। फिर मूढ़ दूसरी एक चित्त भूमि है, इसको चित्त भूमिया कहते हैं इनको। एक क्षिप्त चित्त भूमि, फिर दूसरी मूढ़ चित्त भूमि। मूढ़ मतलब, मूढ़ का अर्थ तुम लोग जानते हो ना, टनल विजन।
टनल विजन, वो उसको मूड को सिर्फ वैसे ही दिखता है, वही करते रहेगा। मतलब बैल, घाणी सा बैल, बैल रहता है ना, बैल, घाणी सा बैल असतो ना, उसको सिर्फ उतना ही दिखता है, गोल 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 घूमने का, वही करते रहेगा, उसी में रहेगा। मूड चित्त, नशे में जो चित्त रहता है। क्लासिकल एग्जाम्पल, मूड चित्त, नशे वाला चित्त मूड चित्त है। दारू पी ली, गांजा, वो गांजा पी लिया, वो क्या, और वो ऋषिकेश में कितना है पता है तुमको? योगा स्टूडियोज है वहां पे बहुत सारे, ऋषिकेश में अंदर में योगा करते हैं, और बाहर में चरस बिकता है, फिर वो चिलम लगाते हो, और फिर जाते वो ट्रांस में। दैट इज मूढ़ चित्त, उसका कोई लेना देना नहीं है अध्यात्म से, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अध्यात्म में इट इज ऑल सात्विक, इट इज ऑल अवेकननेस यार, जाग रहे हो तुम ऐसे, टळटळीत जागे, ज्याला म्हणतात ना, असे टळटळीत जागे असता तुम्ही। तो इसलिए वो तंद्रा है, वो दैट इज नॉट मेडिटेशन, इज तंद्रा। इवन सो मेनी स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन आई हैव सीन कि जिनको कल्ट फॉलोइंग है, लेकिन वो कल्ट में भी वो लोग मेडिटेशन करते ही नहीं, वो तंद्रा में जाते हैं वो लोग। एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्ट लाइक दिस, ऐसा शुरू कर दिया होता है मेडिटेशन उनका, और 5 मिनट के बाद फिर वो ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर पूरा डुब हो जाता है, और मेडिटेशन चल रहा है। दैट इज तंद्रा। Meditation, your awareness has to be 100%. Each and your cellular consciousness is awakened. समझे क्या? तो वहां पे कोई सवाल ही नहीं आता। इनफैक्ट जो अस्मितानुगत समाधि जो बताई गई है, हमारी संप्रज्ञात समाधि पतंजलि की, जो हाईएस्ट है, उसमें तो वो योगी ये देखता है कि मैं अभी नींद में जा रहा हूं, वो देखता है कि मैं अभी सपान देख रहा हूं। उसका अवेयरनेस इस लेवल तक चल जाता है कि वो शरीर की आवश्यकता होती है कि निद्रा में जाने की, तो वो निद्रावत शरीर हो जाता है उसका, लेकिन वो तो जगा रहता है। स्वप्न की भी आवश्यकता होती है कभी कभी, तो वो स्वप्न का रील शुरू हो जाता है, लेकिन उससे मालूम रहता है कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूं मेरा, उस लेवल का अवेयरनेस होता है। इसलिए वो मूड और तंद्रा का कोई क्लास ही नहीं। सो देर इज दैट इज द सेकंड भूमि ऑफ मूड चित्त। बहुत कंफ्यूजन है इसके बारे में लोगों में, वो दूर होना चाहिए। तीसरा विक्षिप्त चित्त भूमि। विक्षिप्त मतलब एकदम अच्छा तो एकदम अच्छा आध्यात्मिक, और फिर एकदम बुरा तो बुरा, सही तो सही गलत तो गलत, मतलब मिश्रित, पेंडुलम जैसा, आमतौर पे अपने लोगों जैसा। इनफैक्ट हम सब विक्षिप्त चित्त है, अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, अच्छा करेंगे साथ साथ बुरा भी करेंगे। कुछ लोगों से न्याय न्याय करेंगे, कुछ लोगों के न्याय के बारे में सोचेंगे नहीं, तो उन पे अन्याय होगा हमारे हाथ से उसका। कुछों को बहुत न्याय करेंगे, न्याय के ऊपर लेक्चर्स देंगे बड़े बड़े, लेकिन साथ में अन्याय भी होते रहेगा। कॉमन पीपल, विक्षिप्त चित्त बोलते हैं उसको, लाइक अ पेंडुलम। इसमें ऐसे भी लोग आते हैं कि जो, हम बचपन में ना, मैं जब छोटा था तब हम गांव में जाते थे, तो वहाँ नौटंकी होती थी, तो छोटा सा स्टेज खड़ा करते थे, और उसमें वो ऐसा ही गॉड का पूरा, भगवान का ड्रेस किया हुआ एक जन ऐसा ऐसा नाचता था, एक आर्टिस्ट, और पूरा गॉड, मतलब उसको तो गोल्डन ये स्माइल, और सब ऐसे वो आंखों को ऐसे मस्करा, ये वो क्या क्या लगा के ऐसे, और ऐसे नाचते नाचते ना फट से पलट जाता था, और पीछे में डेविल रहता था, तो पीछे में तो फुल डेविल, तो नाचते नाचते खड़ा खड़ा, तो ऐसा भी
हम लोगों का होता है ना, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अरे वाह वाह किती छान आहे हा, किती गुणी बाळ आहे, असं का टाकाट उलटा बता दिया गुण सब. सो दैट इज विक्षिप्त चित्त. तो ये जो पहले तीन जो है ना, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, ये योग के कोई काम के नहीं है. एकाग्र से योग भूमि शुरू होती है. आखिरी के जो दो है वो एकाग्र चित्त और निरुद्ध चित्त. पूरा योग का जो स्टोरी है, ये सब ये दो चित्तों में है, लिखी जाती है. और यहाँ पे पतंजलि तुम्हें बता रहे हैं कि एकाग्र भूमि में कैसे प्रवेश करना. तो बड़ी सिंपल सी शुरुआत उन्होंने बताई है कि तत्र स्थितो यत्न अभ्यास. एक अच्छा सा अक्लिष्ट विषय चुनो और रोज उस विषय पे चित्त को केंद्रित करके चित्त के आईने में उसी विषय का प्रतिबिंब गिरते रहने दो. 10 मिनट 15 मिनट कितना भी कर, लेकिन सुबह शाम करो जमा तो अच्छा है, डेली करो, निरंतर, दीर्घ काल, मरने तक. तो लेट अस स्टार्ट दिस, है ना. But otherwise, what is the point in listening to this talk if we are not going to apply it, right? चलो अभी I'll stop the recording.